क्लास 7। ये आपका दूसरा वीडियो लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंक्लूड कर लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है वो बेसिकली जो हमारा सांस लेने का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर वो उससे रिलेट करता है। बेसिकली उसी सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जो हम सांस लेते हैं उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। Basically, cellular respiration is an important process in which digested food in cells is broken down with the help of oxygen to produce energy for routine work. देखें बेटे, दो तरह की रेस्पिरेशन होती है। अभी थोड़ी आगे चल के हम चलेंगे, देखेंगे रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरह की होती है। ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम सेलुलर कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो हमारी बॉडीज़ के सेल होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर उस सेल के अंदर जो फूड होती है वो ब्रोकन डाउन यानी टूटती है और उससे एनर्जी पैदा होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन को हम एक और, अब ज़रा आगे हम चलते हैं तो हम बात करेंगे इस बारे में। ब्रीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग है ना, ये अब मैं आपको बताता हूँ। एक दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से डिफरेंट है। ब्रीथिंग होती है सांस लेना, जो आप नॉर्मल सांस लेते हैं, नाक से ऑक्सीजन लेकर जाते हैं अपने फेफड़ों तक और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ब्रीथिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो बॉडी के अंदर हो रही होती है, इनसाइड द बॉडी। इसका आपके बाहर के एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ नहीं होता, जबकि ब्रीथिंग का आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक़ होता है। इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक़ नहीं होता सेलुलर का, ब्रीथिंग का होता है। ब्रीथिंग का होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। अब ज़रा ब्रीथिंग की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्रीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब भी होता है बेटे, इनहेलेशन कहते हैं सांस को अंदर खींचना। एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, यानी कि हम हवा को फेफड़ों के अंदर लेकर जाते हैं और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। और ब्रीथिंग को ही हम बेसिकली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और ये इंटरनल रेस्पिरेशन होती है, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। उसमें हम चलते हैं नेक्स्ट में। कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सपेल्ड एक्सहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। और ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज़ टेकन इन। जो ऑक्सीजन है वो आप अंदर लेकर जाते हैं और अपने फेफड़ों तक लेकर जाते हैं, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप बाहर निकाल देते हैं। ये आपकी डायग्राम बनी हुई है जिसमें सारा आपका रेस्पिरेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो नाक वाला हिस्सा है आपका, इसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। फिर माउथ शुरू हो जाता है, माउथ से नीचे जो हलक वाला इलाका है उसके अंदर हम लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। फिर
जो आपकी जिसको हम इसोफेगस कहते हैं या ओसोफेगस कहते हैं, उसके साथ ही एक हमारी सांस की नाली भी मौजूद होती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। देखिए, ट्रैकिया जो है वो अंदर लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स के अंदर छोटी छोटी जो वेन्स हैं वो मौजूद होती हैं, या आप समझ लीजिए कि बहुत छोटे सैक्स ऑफ एयर हैं जो बैलून्स जैसे लगते हैं, जिनको हम ब्रोंकाइलस कहा जाता है जिनको, ठीक है। ये सारे हमारी जो रिब्स हैं, यानी जो हमारी पसलियाँ हैं, उसके अंदर जो लंग्स हैं, हार्ट हैं और बहुत सारे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो उस केज के अंदर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जो कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। द वेरियस ऑर्गन विच आर यूज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है उसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो हमारे नाक वाला इलाका है जहाँ से हम सांस को अंदर खींचते हैं। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एयर एंटर्स द नोज़ थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स हमारे जो नाक के नथने हैं, जो दो सुराख हैं, इनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। एंड रीचेज द नेज़ल कैविटी, और नाक से हमारा सांस जो है नेज़ल कैविटी में दाखिल हो जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ सेप्टम। ये जो हमारी दरमियान वाली हड्डी है, चबनी हड्डी, सेप्टम जिसको आप कहते हैं, वो उससे हमारा बीच में डिवीज़न मौजूद है। एज एयर पासिस थ्रू द नेज़ल कैविटी इट इज़ वार्म्ड एंड फिल्टर्ड थ्रू द रिजेस इन द वॉल्स ऑफ द नेज़ल कैविटी। अब यहाँ पर नेज़ल कैविटी के अंदर, नेज़ल कैविटी के अंदर एक काम होता है कि आप जो एयर लेकर जाते हैं अपनी सांस के दौरान, वो सांस जो है आपका, क्योंकि एयर पोल्यूटेड होती है, अक्सर एयर पोल्यूटेड होने की वजह से साफ़ एयर की आपको ज़रूरत होती है, तो आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर इसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है और इसको फ़िल्टर कर लिया जाता है। फ़िल्टर का मतलब छान लेना, यानी जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं वो फ़िल्टर हो जाते हैं और साफ़ एयर, जो बिल्कुल साफ़ एयर होती है, वो आपकी सांस में अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर लेरिंग्स की जो बात है, अब इसको हम क्या कहते हैं ये अब ज़रा देख लीजिए। द नेज़ल कैविटी लीड्स इनटू द फेरेंक्स। फ्रॉम फेरेंक्स एयर पासिस इनटू द रेक्टेंगुलर चैम्बर कॉल्ड लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स। अब यहाँ से एयर जो है फेरेंक्स से गुजरती हुई, यानी हलक से गुजरती हुई एंटर होती है कहाँ पर? लैरिंक्स में। लैरिंक्स कहते हैं हमारा जो वॉइस बॉक्स है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। जैसे मेरी आवाज़ निकल रही है वो मेरी लैरिंक्स से निकल रही है, ठीक है, गले से निकल रही है, तो वो उसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, वहाँ तक पहुँचती है। द ओपनिंग ऑफ फेरेंक्स इनटू द लैरिंक्स इज़ गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक कवरिंग कॉल्ड एपिग्लॉटिस। अब देखें, आपने जब कभी गौर किया हो, वैसे बहुत ही माइनर सा होता है, ये बहुत कम होता है, यानी कि जब आप कोई निवाला चबा कर निगलते हैं तो थोड़ी देर के लिए ना आपका सांस रुकता है, बहुत ही नैनो सेकंड शायद उसके लिए टाइम, बहुत माइनर से सेकंड के लिए। अगर खुदा ना खास्ता आपको फंदा लगता है, जैसे आपको खांसी आ जाती है खाना खाते हुए, ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो एपिग्लॉटिस है ना, मैंने आपको कहा ना कि सांस की नाली और खुराक की नाली साथ साथ चलती हैं। सांस की नाली और खुराक की नाली ना बिल्कुल साथ साथ जुड़ी होती हैं। अगर ये खुराक की नाली है, ये फूड पाइप है, अगर ये फूड पाइप है यानी जहाँ से आपका खुराक जो अंदर जा रही है, जिसको इसोफेगस कह रहे हैं, इसके साथ ही ट्रैकिया है। इसके ऊपर ना हल्का सा एक
ढक्कन नुमा होता है, वो उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये जब आप खुराक अंदर लेकर जाते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए ये बंद हो जाता है ताकि खुराक की कोई ज़र्रा इसके अंदर ना जा सके। जब नहीं जाएगा तो आपको फंदा नहीं लगेगा। अगर खुदा न खास्ता आपकी खुराक की कोई शय इसके अंदर चली जाए तो फंदा लगता है, खांसी आती है, तो खांसी से आपका जो वो खुराक का जो ज़र्रा है वो दोबारा बाहर उगल दिया जाता है। दिस क्लोजेज द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स वाइल वी swallow फूड एंड कीप इट ओपन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जब हम सांस ले रहे होते हैं तब तक ये जो ढक्कन है वो खुला रहता है, एपिग्लॉटिस खुला रहता है। जब आप खुराक को निगल रहे होते हैं तो उस दौरान ये जो एपिग्लॉटिस है ये बंद हो जाता है। दिस क्लोजेज द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स वाइल वी swallow फूड एंड कीप्स ओपनिंग ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। द लैरिंक्स प्रोड्यूसेस साउंड एंड दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वॉइस बॉक्स। क्योंकि ये आवाज़ पैदा करता है इसलिए हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब आगे ट्रैकिया शुरू हो जाता है। ट्रैकिया, द ट्रैकिया और विंड पाइप इज़ अ delicate muscular tube situated in the front of the esophagus. It is about 12 centimeter in length and 2.5 centimeter in diameter. अब ये जो ट्रैकिया है ना, ये आपकी बेसिकली विंड पाइप कहलाती है। विंड पाइप यानी कि हवा इसके अंदर से गुजरती है, लंग्स तक जाती है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तक होती है, यानी इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर तक होती है, और मोटाई यानी गोलाई जो है इसकी वो 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, डायमीटर होता है इसका। इट्स वॉल इज स्टिफन्ड बाय 15 और 16 सी शेप्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं जो चबनी हड्डी है, ये 15 से 16 कार्टिलेज जो होते हैं वो उससे जुड़ी होती है, स्टिफ होती है। स्टिफ का मतलब जुड़ी होना या बंधी होना, उससे बंधी होती है। छोटी छोटी 15-16 जो हैं वो यानी कि कार्टिलेज बोन्स जिसको आप कहते हैं या चबनी हड्डी कहते हैं, उससे बनी होती है। डाउनवर्ड द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। अब ट्रैकिया जो है आगे जाके छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो ब्रोंकाइज बन जाती हैं, यानी छोटी छोटी लंग्स के अंदर जाकर वो फैल जाती हैं। वो दो की जगह बहुत सारी बन जाती हैं। ये ट्रैकिया नीचे जाती है, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। 2 हिस्सों से आगे ये मुख्तलिफ लंग्स में जाकर बहुत सारी बन जाती हैं, जिसको हम ब्रोंकाइज कहते हैं। ठीक है, लंग्स में जाकर ये बहुत सारी बन जाती हैं, छोटी छोटी होती हैं। ये लंग्सों के एक आप समझ लीजिए कि बैलून शेप्ड होते हैं। बैलून शेप्ड का मतलब हवा, बिल्कुल हवा इनके अंदर भर जाती है, बैलून जैसे दिखते हैं। तो इसके अंदर जाकर ये ब्रोंकाइज जो हैं ये फैल जाती हैं, और जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ वेन्स फैल जाती हैं, इस तरह लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाइज फैल जाती हैं। इसको सिंगुलर ब्रोंकस कहा जाता है। यानी अगर सिर्फ एक वेन की बात करेंगे, एक एयर ट्यूब की बात करेंगे, स्मॉल एयर ट्यूब की, तो उसको हम ब्रोंकस कहेंगे। फिर ब्रोंकाई के आगे जो आपकी आपको डिटेल दी हुई है वो कुछ इस तरह से है। ईच ब्रोंकस लीड इनटू द लंग्स ऑफ इट्स ओन साइड। हर ब्रोंकस जो है वो अपने अपने साइड के लंग्स की तरफ जा रही होती है। ईच ब्रोंकस देन ब्रांचेज इनटू स्मॉल ट्यूब्स नोन एज ब्रोंकियोलस। ये जो ब्रोंकाइज हैं ये दोबारा छोटी छोटी ट्यूब्स में आगे डिवाइड होती हैं, जिनको ब्रोंकाइलस कहा जाता है। फिगर 1.9 ये जो आपकी बनी हुई है, इसके अंदर ये ब्रोंकाइज और ब्रोंकाइलस बनी हुई हैं। ठीक है, ब्रोंकाइलस ओपन इनटू टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्विलाई। ये नीचे अंदर जाकर जो लंग्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल बैग्स ऑफ एयर हैं, उनको हम एल्विलाई कहा जाता है। उनमें जाकर ये गिर जाती हैं और उनको हवा से भर देती हैं। ठीक है, लंग्स अब आपका आखिरी ऑर्गन रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो क्या करता है, लंग्स आर 2 इन नंबर्स एंड आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी। आपके सीने के अंदर ये फेफड़े मौजूद होते हैं, 2 होते हैं हर बॉडी के अंदर। दे आर सॉफ्ट, लाइट, स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। ये नरम होते हैं,
हल्के होते हैं, स्पॉन्जी का मतलब मुलायम होते हैं, नर्म होते हैं, एंड इलास्टिक ऑर्गन, इलास्टिक का मतलब यानी कि ये फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं, यानी कि इनके अंदर लचक होती है, जब हवा इनके अंदर जाती है तो ये गुब्बारे की तरह फैल जाते हैं। ईच लंग इज कनेक्टेड विद द ट्रैकिया थ्रू इट्स मेन ब्रोंकस इन लंग्स। देयर आर न्यूमरस एल्वोलाइज or air sacs which are richly supplied with blood capillaries. When air enters the lungs, the blood takes in oxygen and gives out carbon dioxide and water, then carries oxygen to all parts of the body from lungs. अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मुख्तलिफ लंग्स के अंदर बहुत सारी वेन्स आ रही, बहुत सारी जो शरियानें हैं ब्लड की वो आ रही होती हैं, ठीक है। अब ये क्यों होती हैं? ताकि लंग्स से ऑक्सीजन हासिल कर सकें। ब्लड को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ब्लड ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करेगा? लंग्स से हासिल करेगा। लंग्स से ऑक्सीजन हासिल करके दोबारा हार्ट की तरफ चला जाएगा और हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ये जो यानी जो ब्लड है वो सप्लाई हो जाएगा थ्रू ऑल द बॉडीज़। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जो मेन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर into the lungs and taking out is called breathing और external respiration। के respiration जो breathing जिसको हम कहते हैं, जब हम बैरूनी तौर पे हवा को अंदर लेकर जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, इसको हम external respiration कहते हैं या breathing कहते हैं। The air we breathe is contain 21% oxygen and 0.03% carbon dioxide, while the air we breathe out contains 16% oxygen between the and 4% कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं, सांस खींच कर अंदर लेके जाते हैं तो 21% ऑक्सीजन होती है उसके अंदर। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो 21% ऑक्सीजन होती है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। इसके बरक्स जब हम बाहर निकाल रहे होते हैं तो 16% ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे होते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब जहाँ से इंटरनल रेस्पिरेशन शुरू होती है कि जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी गैसेस आपस में तब्दील होती हैं बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। यानी मैंने आपको कहा ना सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है कि सेल जो है हमारी बॉडी के वो ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे हाथ के अंदर जो खून आ रहा है वो उसके अंदर ऑक्सीजन है खून के अंदर, तो हाथ के जो अंदर वाले सेल्स हैं वो सेल्स क्या करेंगे, उस ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल लेंगे और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाल देंगे। तो वो ब्लड जो है दोबारा एज आ कैरिंग, यानी जिस तरह एक कैरिंग व्हीकल होता है, जैसे एक गाड़ी होती है जो सामान लोड करके लेकर जाती है, इसी तरह ब्लड भी यही काम करेगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा सेल तक और वहाँ से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और वो दोबारा लंग्स तक पहुंचा देगा और लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल प्रोसेस। द प्रोसेस लीड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल विच इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो फूड होता है वो आपके सेल के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब यानी टूटता है और उससे एनर्जी मिलती है और आपका सेल जो है उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। ये आपका था रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंक्लूड हो गया यहाँ तक। ये जो निशान लगे हुए हैं, ये ब्लू वाले नहीं, ये जो आपके ब्लैक वाले निशान लगे हुए हैं, ये आपका आंसर है और आप ये अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। उसके बाद आता है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सॉरी। अब जो ब्लड का हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। इसके अंदर 3 ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, एक हार्ट यानी दिल, ब्लड वेजल्स शरियाने, इसके अंदर आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं, ये 3 किस्म की होती हैं। फिर ब्लड, तीसरी चीज़ क्या है, खून। ये चीज़ें हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम
बनाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ट की। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट, दिल जो है आपके सीने के अंदर मौजूद होता है। इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ़्ट, हल्का सा लेफ़्ट की तरफ, चेस्ट के हल्का सा लेफ़्ट की तरफ मौजूद होता है। इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन, गोश्त का बना हुआ लोथड़ा है ये। विच इज़ रफली ऑफ साइज़ ऑफ अ मैन विस्ट, जो कि तकरीबन आपकी मुट्ठी जितना होता है। जितना आपकी मुट्ठी बड़ी है उतनी आपका दिल बड़ा होगा, ठीक है। तो दिल बड़ा होना वैसे एक बीमारी भी होती है, लेकिन नॉर्मली एक इंसान का दिल जो होता है, जो नॉर्मल हेल्दी मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसका जो दिल है वो उसकी फिस्ट यानी मुट्ठी जितना होता है। अब उसके बाद द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जो हार्ट है वो 2 बिल्कुल बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ होता है। ईच हाफ इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स, और हर हाफ जो होता है वो मज़ीद 2 चैम्बर्स में डिवाइड हुआ होता है, यानी कि हार्ट के टोटल हो गए 4 चैम्बर्स। यानी अगर ये मैं अब हार्ट बना नहीं सकता हूँ तो हार्ट के बस चैम्बर्स बना रहा हूँ। हार्ट यानी है तो दो ये हो गए और 2 मज़ीद होते हैं, तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर और फोर्थ चैम्बर। हर इंसान के दिल में 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो अब इसके आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। विच हैव कॉमन ओपनिंग बिटवीन दैम, और इनकी ओपनिंग जो होती है ना वो कॉमन ही होती है, यानी कि इनके अंदर जो रास्ते बने होते हैं वो कॉमन ही होते हैं, एक ही रास्ता होता है आने का और जाने का, ठीक है। अब उसके बाद देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, मैंने भी बताया ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स और सिंगल एट्रियम, ठीक है। ऑरिकल्स और एट्रियम इनको कहते हैं। ये जो ऊपर वाले 2 हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑरिकल्स। और अगर सिंगल की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, एट्रियम। सिर्फ एक की बात करें तो इसको हम कहते हैं एट्रियम। और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं, द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ये इसको हम क्या कहते हैं, दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और सिंगुलर अगर एक वेंट्रिकल की बात करेंगे, यानी सॉरी वेंट्रिकल्स तो वैसे ही जमा है, अगर एक की बात करेंगे तो उसको बस दोनों यानी दोनों को वेंट्रिकल्स ही कहा जाता है, यानी कि वेंट्रिकल सिंगुलर है और वेंट्रिकल्स, दोनों को वेंट्रिकल्स कहते हैं और वेंट्रिकल सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर आके हम ज़रा बात करते हैं, इसको हम कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, लेफ्ट ऑरिकल। इसको कहेंगे हम राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। और नीचे वाले जो 2 हैं उनको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल कॉल्ड सेप्टम। ये जो लेफ्ट एंड राइट साइड है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम। ये दरमियान में एक डिवीजन होती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। द लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि जो लेफ्ट हैंड के जो दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल है उसको हम उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इन दोनों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर होता है और इन दोनों के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैं यहाँ पर अगर लिख पाऊँ तो यहाँ से
इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, यानी जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकल चुकी हो। इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसके अंदर नहीं होती। अब उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं जो हमारे राइट हैंड साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर होती है। द वॉल्व्स इन द हार्ट हेल्प द ब्लड, इनकी जो वॉल्व होती है दरमियान में, वो इनको इन दोनों ब्लड्स को सेपरेट रखती है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, नुकसान हो जाएगा ना, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए आपका जो ये जो सेप्टम है ये दोनों को अलग-अलग रखता है। उसके बाद और ये जो वॉल्व्स हैं और इसके जो आपने सुना होगा कि हार्ट के वॉल्व्स होते हैं। अभी जो हार्ट के वॉल्व्स हैं ना, ये इनको यानी ब्लड को रोक के रखते हैं कि ये दोबारा पीछे की तरफ ना जाएं, ये आगे की तरफ मूव करें और अपनी ही साइड पर मूव करें। यानी अगर लेफ़्ट साइड का ब्लड है तो लेफ़्ट साइड पर ही मूव करें और राइट साइड का ब्लड है तो राइट साइड पर ही मूव करें, एक दूसरे की साइडों पे ना चले जाएं। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप द ब्लड एंड कीप इट मूविंग इन द ब्लड वेजल्स। अब मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट क्या है, यानी हार्ट का असल फंक्शन क्या है कि ब्लड को तमाम शरियानों में यानी वेन्स और आर्टरीज दोनों में लेकर जाए। अब ब्लड वेजल्स क्या है, मैंने अभी वेन्स और आर्टरीज की बात की, इसके अंदर दो ब्लड वेजल्स होती हैं। ब्लड वेजल्स दो किस्म की होती हैं, ब्लड वेजल्स यानी शरियाने दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स। आर्टरीज वो होती हैं जिनके अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, और ये दिल की तरफ से हार्ट की तरफ से जा रही होती हैं, किसकी तरफ, बॉडी पार्ट्स की तरफ। और वेन्स क्या होती हैं, जो बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर, और ये जो होता है अमूमन बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जा रहे होते हैं। हर वो वेजल जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है वो आर्टरी कहलाएगी, और हर वो ब्लड वेजल जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन कहलाएगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है जो मैंने आखिर में आपको बताई है, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो आगे जाकर ये जो वेन्स हैं और आर्टरीज हैं, मज़ीद छोटी छोटी जो वेन्स हैं यानी आपको ब्लड वेजल्स कहा जाता है। तीसरे किस्म की ब्लड वेजल वो बहुत छोटी होती है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। तीन किस्म की ब्लड वेजल्स हैं, एक आर्टरीज, दूसरी वेन्स, तीसरी को कहते हैं कैपिलरीज। ये बहुत छोटी होती हैं, कैपिलरीज इंतहाई छोटी होती हैं। वेन्स और आर्टरीज मज़ीद छोटी होकर कैपिलरीज की तरह बन जाती हैं, छोटी छोटी बहुत फाइन ट्यूब्स ऑफ ब्लड होती हैं, उसके अंदर चली जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। उसके बाद ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, ब्लड दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा बेसिकली येलोइश फ्लूइड होता है। कभी आपको चोट लगे ना और आपका जब खून जम जाए तो उसके अंदर येलोइश सा आपको पार्ट दिखाई देगा, वो प्लाज्मा कहलाता है। और दूसरा होता है कार्पसल्स, यानी दो पार्ट्स हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा कार्पसल्स। कार्पसल्स बेसिकली सेल्स को कहते हैं, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट इज़ येलोइश इन कलर एंड मेक्स अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड। 55% जो ब्लड है वो इसी पर डिपेंड करता है, प्लाज्मा के ऊपर। ये येलो कलर का एक फ्लूइड होता है। वाटर फॉर्म्स अबाउट 92% ऑफ प्लाज्मा, आप जो पानी पीते हैं उसका 92% प्लाज्मा बना देता है। द रिमेनिंग 8% कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिजॉल्व्ड मटेरियल्स, जो
8% रह जाता है वो मुख्तलिफ और मिनरल्स को डिज़ोल्व करने में इस्तेमाल हो जाता है। प्लाज्मा कैरीज CO2, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, मिनरल्स एंड हार्मोन्स। ग्लूकोज, यूरिया, मिनरल्स एंड हार्मोन्स। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इन बाउंड्स। प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्रोटीन होते हैं, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, मिनरल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और ये प्लाज्मा आपका जो खून जमता है उसमें मदद करता है। यानी अगर आपको कोई चोट लग जाए तो उसको जमाने में, खून को रोकने में प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। ये येलो येलो रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा है। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स आपको दिख रहे हैं ये हमारी इम्यून सिस्टम है, और ये रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रहे हैं ये आपका कार्पसल्स कहलाते हैं। अब द कार्पसल्स आर द सेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। कार्पसल्स बेसिकली जो होते हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर ही मूव कर रहे होते हैं। ये 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, RBCs, रेड ब्लड कार्पसल्स। दूसरे जो होते हैं हम उनको कहते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड ब्लड कार्पसल्स के बाद आता है प्लेटलेट्स। RBCs हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स इन द बॉडी। RBCs ऑक्सीजन लेती है लंग्स से और मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो आपके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं उनको दूर रखते हैं, बीमारियों से दूर रखते हैं आपकी बॉडी को वाइट ब्लड सेल्स। इम्यून सिस्टम मैंने अभी बताया ना आपको। एंड प्लेटलेट्स असिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। और ये प्लेटलेट्स जो होते हैं वो प्लाज्मा की मदद करते हैं ब्लड क्लॉट बनाने में, यानी खुरंड बनाने में। उसके बाद आकर फंक्शंस ऑफ ब्लड आ जाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड में मुख्तलिफ हैं कि ब्लड जो है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी ब्लड का काम क्या है। वो 5 फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, मटेरियल्स एंड हार्मोन्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स, ऑक्सीजन और फूड मटेरियल्स आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है, खून पहुंचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड अदर इन्फेक्शन। ब्लड ही है जो आपकी बॉडी के अंदर से जो डिजीज़ हैं उसको बचा के रखता है, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यह आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये आपके वाटर बैलेंस को जो है मेंटेन रखता है, पानी की मकदार को यानी एक एतदाल के साथ रखता है। इट कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जो आपकी बॉडी की जिसको ज़रूरत नहीं है, ऐसे मटेरियल्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी जो चीज़ें ऐसे ऑर्गन्स जो आपके वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं उन तक पहुंचा देता है। अब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो वो जो है ब्लड उसको लेकर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक। लंग्स जो हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट है। ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। हमने आज के लेक्चर में सिर्फ 2 टॉपिक्स ही पढ़े हैं और दूसरा टॉपिक भी हमने बेसिकली कंक्लूड नहीं किया अभी पूरी तरह। हमने 3 या 4 पेजेस हमने पढ़े हैं। ये देखिए अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पेज नंबर 5 से शुरू हो रहा है, 6, 7 और 7 पे आके ख़त्म हो जाता है। 8 से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है और 9 तक हमने पढ़ लिया है और 10 का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। और जो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे। और ये जो निशान लगे हुए हैं वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे और मुझे चेक करवाएंगे। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लिखेंगे
उसके बाद ये सारा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद नीचे ये जो निशान लगे हुए हैं बस वो लिखना है, ये जो ब्लैक कलर के निशान लगे हुए हैं बस वो लिखना है। ये जो ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लैक कलर का निशान लगा हुआ है ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बाकी जो है वो जो ब्लैक कलर के निशान है वो आपने नोट करने हैं। और ये 5 वाला जो यहाँ वाला निशान है पेज नंबर आपका 10 है, ये भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे and hope to meet on next video lecture inshallah next Thursday. Thank you very much. Allah Hafiz.